जगमुद्रा द्वारा निर्देशित पॉल ऑस्टिन और राहिला गुप्ता की फिल्म प्रोवोक्ड आपको याद होगी शायद। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय, रॉबी कोल्ट्रेन, मिरांडा रिचर्ड्स, नवीन एंड्रयूज इत्यादि कलाकारों ने काम किया था और यह फिल्म अंग्रेजी में रिलीज हुई थी वर्ष 2006 में। इसमें संगीत दिया था A.R. रहमान साहब ने। कहानी पंजाब के प्रवासी परिवार की है। किरणजीत अहलूवालिया और उसके पति दीपक अहलूवालिया के इर्द गिर्द घूमती हुई यह कहानी एक सच्ची घटना है। इस कहानी में आपराधिक दुष्प्रेरण के संबंध में विशद व्याख्या की गई है और इंग्लैंड की अदालत ने जो कमियां छोड़ी थी उसका पुनरीक्षण भी बड़ी अदालत द्वारा कर दिया गया था। कथानक आज क्यों महत्वपूर्ण हो गया है, इसे समझने की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले हम सुन लेते हैं कुछ चुनिंदा संवाद फिल्म प्रोवोक से। किसी को सोते में जिंदा जला देना एक संतुलित या समझदार इंसान के लिए सही नहीं हो सकता। सही माय लॉर्ड, किसके लिए? आपके लिए? मेरे लिए? एक ऐसी औरत के लिए जो 10 साल तक मारपीट, अत्याचार और बेइज्जती का शिकार होती रही, जिस औरत को न सिर्फ अपनी जिंदगी का खौफ था बल्कि अपने मासूम बच्चों की जिंदगी का भी। मैं खुद इस बात को जानने की हिम्मत या जुर्रत नहीं कर पाऊंगा कि आखिर सही का मतलब ऑनरेबल कोर्ट के लिए क्या है। ऐसी औरत के लिए मेरा दूसरा सबमिशन माय लॉर्ड, ऑनरेबल जज के उस तरीके से मुखातिब है जिस तरीके से उन्होंने आरोपी के लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को जाहिर किया। ये मेरा मानना है माय लॉर्ड, ये जिस मानसिक स्थिति में थी उसे कहते हैं बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम, और लगातार अत्याचार ने उसकी शख्सियत पर इतना असर डाला कि उसकी दशा एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस की हो गई, जिस दशा को साइकियाट्रिस्ट इस नाम से जानते हैं। तो आपका मानना है कि जज को इसे लिस्ट में शामिल करना चाहिए था? माय लॉर्ड्स, कम से कम पूरी लिस्ट जूरी के सामने पेश करनी चाहिए थी ताकि वो अपनी राय से पहले केस को समझ सके। आखिर में मेरे तीसरे सबमिशन का ताल्लुक डिमिनिश्ड रिस्पांसिबिलिटी यानी घटी हुई जिम्मेदारी के आधार पर है माय लॉर्ड। हम पुलिस कांस्टेबल जेम्स ओकॉनल का बयान पेश करते हैं जिसमें कहा है कि आरोपी ना तो सतर्क थी और ना ही अपने होशो हवास में थी जब वारदात के फौरन बाद उन्होंने आरोपी से पूछताछ की। साथ ही माय लॉर्ड, साइकियाट्रिस्ट रिपोर्ट्स भी हैं जो अभी हाल में मिली हैं जिनमें यह राय जाहिर की गई है कि उस रात हादसे के वक्त आरोपी की मानसिक क्षमता कम हो गई थी, जिसका मतलब है डिमिनिश्ड रिस्पांसिबिलिटी, जो कि होमिसाइड एक्ट ऑफ 1957 के दायरे में। माय लॉर्ड्स, मेरी क्लाइंट 2 बड़ी नाइंसाफियां झेल चुकी है। पहली उस इंसान के हाथों जिसने उसे शादी में प्यार और इज्जत देने का वादा किया था, और दूसरा हमारे कानूनी तरीकों के तहत। हालांकि पहली को सुधारना अब मुमकिन नहीं है, मगर हमारी अपील मंजूर कर लेने पर आप दूसरी नाइंसाफी को सुधारने में हमारी मदद कर सकते हैं। हम इन दलीलों पर आज रात गौर करेंगे। अदालत कल सुबह के 10:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। शुक्रवार 31 जुलाई 1992। ये एक ऐसा दर्दनाक केस है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई है। अपील के 3 आधार उठाए गए। पहले 2 का ताल्लुक ऑनरेबल जज की ओर से जूरी को दिए गए निर्देशों से है जो प्रोवोकेशन के बारे में है। हमारी राय के मुताबिक जूरी को दिए गए निर्देश कानूनन सही थे। और अब जो तीसरा आधार है अपील का, डिमिनिश्ड रिस्पांसिबिलिटी, जिससे यह जाहिर होता है कि आरोपी के वकील का दावा मजबूत है। हम लोगों के सामने एक रिपोर्ट है जो सुनवाई से पहले कोर्ट को मिल चुकी थी, जिसमें एक डॉक्टर ने अपनी राय जाहिर की है कि हादसे के वक्त आरोपी एक ऐसी दिमागी कैफियत की शिकार थी जिसे इंडोजिनस डिप्रेशन कहते हैं। इससे यह साफ नहीं होता है कि इतने अहम दस्तावेज को ऑनरेबल कोर्ट ने कैसे नजरअंदाज किया। इन हालात में हम उस फैसले को सही नहीं मान सकते और उसी के तहत हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोबारा इस केस की सुनवाई की नौबत ही नहीं आई।
हालांकि पति को जलाने वाली औरत को कानून माफ तो नहीं कर सकता था, लेकिन 25 सितंबर 1992 को उस पर लगाए हुए आरोप को मर्डर से मैनस्लॉटर में बदलकर उसकी सजा की मुद्दत को कम कर दिया गया और उसके जेल में बिताए हुए 3 साल 4 महीनों को पूरी मियाद मानकर उसे रिहा कर दिया गया। किरण, आप कुछ कहना चाहेंगी? खामोशी से जुल्म सहने का नाम नहीं। ऐसे रिश्ते में कोई चाहत, कोई सुकून नहीं जो जिल्लत से भरा हो। ये फर्ज है हर एक माँ का कि वो औरत की इज्जत और प्यार करना सिखाएं अपने बेटों को, ना कि हिंसा और नफरत। तभी अंत होगा इस दर्द और अपनी तो इस समस्या का एक अंश है। मेरी अहमियत ना सही मगर इस मुद्दे की है। प्लीज ये ना भूलें, ऐसी हैं कई बहनें जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इस जगह में अपनी जिंदगी के अनमोल पलों को बिताना कैसा लगता होगा, मगर किरण के लिए मलवुड हॉल एक जेल कभी था ही नहीं। ये उसकी आजादी की ओर पहला कदम था। जीना वर्सेस अहलुवालिया एक ऐसा यादगार कोर्ट केस बन गया जिसने हमेशा के लिए ब्रिटेन के कानून प्रोवोकेशन डिफेंस बदल कर रख दी, जिसने बैटल वुमन सिंड्रोम वाली मानसिक स्थिति को कानूनी दर्जा दिया उन आरोपियों के अनुरूप जिन्होंने अपने पतियों के हाथों लंबे अरसे तक शारीरिक अत्याचार सहा। सन 2001 में किरणजीत अहलुवालिया को प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की पत्नी जेरी बूथ ने उनके साहस और हिम्मत के लिए एशियन वुमन रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया। हमने पॉडकास्ट में फिल्म के कुछ चुनिंदा संवादों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ हम आपराधिक दुष्प्रेरण के संबंध में विमर्श कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से दुष्प्रेरणा के आधार पर घटित या घटाए गए या किए गए अपराध को जायज़ नहीं मानते हैं, परंतु प्रोवोक करना भी अपने आप में एक अपराध है। यह तथ्य हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। श्रोताओं, भावात्मक अतिरेक से हटकर हमें इस प्रकरण में कुछ बोलना चाहिए। कोशिश यह करनी चाहिए कि हम तथ्यपरक बातें करें। मेरा मानना यह है कि ऑडियो, वीडियो तथा अन्य समस्त प्रकार के साक्ष्यों का परीक्षण करने का दायित्व जांच एजेंसी और उसके परीक्षण कर निर्णय देने का अधिकार माननीय न्यायालय को ही है। हम केवल विक्टिम के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। यही संवैधानिक व्यवस्था है। समस्त साक्ष्यों की पुष्टि के उपरांत अतुल सुभाष मोदी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना पाया जाता है तो निश्चित तौर पर भारत की अदालत भी उसे वही दंड देगी जो उसे मिलना चाहिए। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बच्चों के समझदारीपूर्ण व्यवहार के प्रति शिक्षा देते रहने का सतत अनुरोध किया था। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि सुभाष यानी अतुल सुभाष मोदी विक्टिम प्रतीत हो रहे हैं और ऐसी स्थिति किसी के साथ भी ना हो।